अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो को अगवा करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप और उसके मिनिस्टर्स मुसलसल धमकियां दे रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों को। क्यूबा, ईरान, कनाडा, ग्रीनलैंड, कोलंबिया, मेक्सिको, इन सब को धमकियां दे रहा है। कनाडा के बारे में, वो कोलंबिया के बारे में कह रहा है कि वहाँ पे एक प्रेसिडेंट थोड़ी है, वहाँ पे तो ड्रग कार्टेल्स सारा रूल कर रहे हैं। और क्या कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है वो पागल है। मेक्सिको का कह रहा है कि मेक्सिको हमारे लिए बहुत मुश्किल चीज़ है क्योंकि मेक्सिको से हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मेक्सिको की प्रेसिडेंट भी पागल है। सबसे बड़ा जो इशू आया है वो खुल के अब ग्रीनलैंड की बात कर रहा है। कह रहा है कि मैं ग्रीनलैंड के मिनरल्स के पीछे नहीं हूं, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है क्योंकि वहां पे चाइना और रशिया के जहाज बहुत आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ग्रीनलैंड कोई पॉपुलेशन वाली जगह थोड़ी है जो जहाँ पे ट्रेड होती होगी, जहाज आते होंगे, कुछ नहीं। हाँ, ये है कि ग्रीनलैंड का ऊपर से नॉर्दर्न एरिया से रशिया के करीब है, रशिया का वो सी है, रशिया का वो इलाका है, तो रशिया के तो इलाके उसमें रहेंगे ही। ये कह रहा है कि ग्रीनलैंड तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी का मसला है। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. अब देखें, ये अपने अलाय की बात कर रहा है क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का लीगल हिस्सा है। डेनमार्क नेटो का मेंबर है, जहां पे अमेरिका भी नेटो का मेंबर है। नेटो के अपने मेंबर के खिलाफ तुम उसका मुल्क का इतना बड़ा हिस्सा ले जाने की बात करते हो। और सीधी सी बात है, नेशनल सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं है, अचानक तुम्हें नेशनल सिक्योरिटी का मसला आ गया। ग्रीनलैंड में कौन सा कोई उसामा बिन लादेन है या तालिबान है, या वहाँ पे कौन सा कोई टेररिस्टों के अड्डे हैं, वहाँ पे कौन से मिलिट्री के अड्डे हैं? वो तो पूरी बर्फ़ वाला इलाका है, पूरा ढका हुआ है बर्फ़ में। वहाँ से कोई तुम्हारे नेशनल सिक्योरिटी का कौन सा ऐसा खतरा आ गया है? You've named Governor Landry to be new special envoy to Greenland. Yeah. How do you, what do you see that role entailing, and is it still your intention that Well, he Greenland called become me, part and of the U.S.? he viewed Louisiana, the Louisiana Purchase. He said, "I'm governor of Louisiana," and he said, "I would love." I didn't call him; he called me. He's very proactive. He's a great guy. He's a deal guy. He's a deal maker type guy. And we need it for national protection. We need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. They say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat. Well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But he felt very strongly, we need it for we need Greenland for national security. Not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. सीधा सीधा वहाँ पे मिनरल दफन है क्योंकि वो अनटेप्ड इलाका है, वहाँ पे कभी खुदाई नहीं हुई, माइनिंग नहीं हुई। तुम्हें पता है कि वहाँ पे इतना सारा दुनिया भर का खजाना मिनरल्स छुपा हुआ है, तुम उसके चक्कर में हो। फ्रेश वाटर मौजूद है उधर, तुम उसके चक्कर में हो। अब ग्रीनलैंड इज नॉट वेनेजुएला। ग्रीनलैंड यूरोप की भी बका का मसला है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ डेनमार्क ने इस पे बयान दिया है, बड़ा केयरफुल रह के। उसने कहा है कि मैं आपको क्लियरली कह दूं अमेरिका साहब कि कोई सेंस ही नहीं बनता कि आप अमेरिका को ग्रीनलैंड टेक ओवर करने की बात करें। कोई लीगल बेसिस ही नहीं है कि आप किंगडम ऑफ डेनमार्क के एक हिस्से को लेने की बात करें। हम लोग किंगडम ऑफ डेनमार्क इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड नेटो के मेंबर हैं और अलायंस का कलेक्टिव सिक्योरिटी गारंटी
में हम कवर होते हैं। हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है किंगडम ऑफ डेनमार्क का यूनाइटेड स्टेट्स से, जिसके ज़रिए हमने आपको पूरा एक्सेस दिया हुआ है ग्रीनलैंड में, और हमने उस एरिया में सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अमेरिका साहब ग्रीनलैंड के हवाले से धमकियाँ देना बंद कर दें। हम एक हिस्टोरिकल अलाय हैं, पार्टनर हैं, और ये है कि इस तरह की बातें करना आपके लिए मुनासिब नहीं है। फिर ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने भी, क्योंकि सेमी ऑटोनोमस है ना, वहाँ पे भी एक प्राइम मिनिस्टर है जो पार्ट ऑफ यूनाइटेड डेनमार्क, किंगडम ऑफ डेनमार्क का पार्ट है। जैसे यूके में स्कॉटलैंड का एक फर्स्ट मिनिस्टर होता है, जबकि स्कॉटलैंड इज़ पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो उसने भी कहा है कि हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है कई जनरेशन से अमेरिका, और हम हमेशा मुश्किल वक्त में भी आपके साथ खड़े रहें, और अपनी नॉर्थ अटलांटिक सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पूरा उठा रहे हैं। और यह है कि हम सच्चे दोस्त हैं आपके, और इसीलिए आप जो मुसलसल अभी ग्रीनलैंड के हवाले से बातें कर रहे हैं वो गलत हैं, नामुनासिब हैं और अनएक्सेप्टेबल हैं। जब अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहेगा कि नहीं, ग्रीनलैंड हमारी ज़रूरत है, हमें चाहिए, और उसको वेनेजुएला के से कनेक्ट करेगा कि वेनेजुएला में जैसे हमने किया वैसे ये कर सकते हैं, तो ये टोटली डिसरेस्पेक्टफुल है। और यह है कि हम ऐसी किसी धमकियों को बर्दाश्त नहीं करते। हम नेटो का पार्ट हैं, और हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से हमें पता है कि क्या चीज़ें हैं, और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ग्रीनलैंड के हवाले से अमेरिका का धमकियां दे रहा है। लेट्स सी क्या आगे इनका प्लान है, लेकिन मुझे मुश्किल नज़र आ रहा है। आते हैं वेनेजुएला की तरफ। किसी ने बड़ी एक खूबसूरत बात की है कि वेनेजुएला पे डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया, तो जो भी हो, कम से कम डोनाल्ड ट्रंप इतना बेगैरत नहीं कि वेनेजुएला पे हमले के बाद वहाँ की औरतों को सेक्स स्लेव बना के अपने दोस्तों में तकसीम करे, या उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को मार के उसकी बीवी से ज़बरदस्ती शादी करे, और जब वो उसके साथ सुहागरात मना रहा हो तो कमरे के बाहर CIA के एजेंट पहरा दे रहे हों। आप समझ गए होंगे कि ये किसके हवाले से कह रहा है। अजीज़ दोस्तों, एक बहुत ही बुरी चीज़ हुई ना, वो ये है कि जब ये मादुरो को उठाने के लिए आए ना, तो मादुरो के पास उस वक्त $500 बिलियन की चांदी पड़ी थी, वो भी उठा के ले गए। ये इनकी पुरानी आदत है। सद्दाम हुसैन के पास एक ख़जाना था, किसको नहीं पता कि अमेरिका के सोल्जर्स वहाँ पे पूरे इराक में दंदनाते फिरते थे ना, पूरा इराक इनके कब्जे में था। जहाज़ के जहाज़ भर के सोना और US डॉलर्स, और मतलब आप ये देखें कि सद्दाम हुसैन को अंडरग्राउंड जिस कमरे से ये उठा के लेके गए थे, उसके पास खाली सद्दाम हुसैन के पास $7.5 लाख कैश पड़ा था। आप सोचिए कितना होगा। पेट्रोल का इतना बड़ा डीलर था इराक, सोने की ट्रक के ट्रक भर के ये अमेरिका पहुंचाया है। ये तैमूर लंग है डोनाल्ड ट्रंप, या अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट। ये चंगेज खान है, ये महमूद गजनवी है जो सोमनाथ पे हमला करता था, लूट मार के लिए आता था। कोई इस्लाम और कोई ठेकेदारी थोड़ी थी, सीधा सीधा लूट मार करके चला जाता था। अगर तुम्हें इतना ही इस्लाम का शौक था कि तुम मुसलमान होने की वजह से आते थे सोमनाथ पे हमला करने के लिए, तो भाई साहब तुमने वहाँ पे कभी हुकूमत तो बनाई नहीं, तुम तो वापस चले जाते थे लूट मार करके, फिर अगले अच्छे मौसम में आते थे, फिर हमला करके लूट मार करके चले जाते थे। तुम्हें तो खून लग गया था मुंह को। तुम अगर इतने ही पक्के मुसलमान थे तो इस्लाम के 5 फ़र्ज हैं, नमाज, कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। तुमने तो एक हज नहीं किया पूरी ज़िंदगी में। 17 बार में सोमनाथ आ रहे थे। जितना गजनी से सोमनाथ का फासला है उतना ही गजनी से सऊदी अरब का मक्का का फासला था। तुम तो कभी हज करने के लिए ज़िंदगी में गए नहीं, जो कि फ़र्ज़ है इस्लाम में। कभी मुझे बता दे गौरी, अब्दाली
खिलजी, कोई मुगल बादशाह। भाई इस्लाम में 5 फर्ज हैं आपके ऊपर, इसके बगैर आप मुसलमान नहीं हो सकते। ये जितने बड़े नाम आज पाकिस्तान कह रहा है ना कि हमारे मुसलमान, जिन्ना कैसा मुसलमान है कि 50 बार इंडिया से इंग्लैंड जाता था, बीच में सऊदी अरब में कभी हज करने नहीं गया, जो इस्लाम का मुसलमानों का ठेकेदार था। अल्लामा इकबाल का कहते हैं कि ये हमारा ख्वाब दिखाया था हमें पाकिस्तान बनाने का, ये वो। उसने भी नहीं किया हज, उम्रा नहीं किया, हज नहीं किया। जितने इन्वेडर आए हैं, कोई मुझे एक का नाम दे दो जिनके पास था। एक मिसाल है कि अकबर बादशाह था, जहांगीर था, शाहजहां था, 25-30, अकबर ने 50 साल, औरंगजेब ने 50 साल रूल किया। इतने बड़े, इतने अमीर हिंदुस्तान के बादशाह थे तुम तो पूरा लश्कर लेके जा सकते थे मक्का हज करने के लिए, वापस भी आ सकते थे। शाहजहां 20 साल तक ताजमहल बनाता रहा। उस जमाने में करोड़ों रुपया लगा दिया, हजारों मजदूर मार दिए ताजमहल बनाने के लिए, हज करने के लिए नहीं गया। तो यही सोमनाथ का जो लुटेरा था गजनवी, ऐसे ही आज अमेरिका के सदर है, जो जहां मर्जी आती है अपना लश्कर भेज देते हैं और लूट मार करके आ जाते हैं। सोने के जखीरे हैं। अब अजीज दोस्तों, यहां पे एक और चीज आई है कि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, फॉरेन मिनिस्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से पूछा कि भाई साहब, इस वक्त वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट ने ओथ ले लिया है, वो प्रेसिडेंट है, तो कौन, आप किसके साथ डील कर रहे हैं? उसने कहा हम लोगों के साथ डील कर रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई देखें, मैं आपको कोई जवाब दूंगा ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आप कह रहे हैं कि कौन इंचार्ज है वहां पे, तो मैं ये कहूंगा कि हम इंचार्ज हैं वहां पे। अब ये इंचार्ज हैं। States need to take over the Venezuelan oil industry. Well, we don't need to. First of all, let me go back up. We don't need Venezuela's oil. We have plenty of oil in the United States. What we're not going to allow is for the oil industry in Venezuela to be controlled by adversaries of the United States. You have to understand, why does China need their oil? Why does Russia need their oil? Why does Iran need their oil? They're not even in this continent. This is the Western Hemisphere. This is where we live. And we're not going to allow the Western Hemisphere to be a base of operation for adversaries, competitors, and rivals of the United States. Have Simple as specific that. oil companies? We also want to see that oil and the proceeds from it. Hold on. We want to see the oil proceeds of that country benefit the people of Venezuela. Why have 8 million people left Venezuela? 8 million, the single largest mass migration probably in modern history, left Venezuela since 2014 because all the wealth of that country was stolen to the benefit of Maduro and his cronies in the regime, but not to the benefit of people of Venezuela. You know how destabilizing 8 million migrants is? The number one fear that Brazil has, that Colombia has, that all these countries in the region have about what's happening in Venezuela and our involvement is they're afraid of another mass migration event. That's what they fear. This is deeply destabilizing stuff. It's not going to continue to happen. They are not going to come from outside our hemisphere, destabilize our region in our own backyard, and us have to pay the price for it. Not under President Trump. Number one, most of the experts that people have on television, I watch these experts, and it's clown hour, okay? These are people that have focused their entire career on the Middle East or some other part of the world because that's where all the action was. Very few of them know anything about Venezuela or the Western Hemisphere. Venezuela looks nothing like Libya. It looks nothing like Iraq. It looks nothing like Afghanistan. It looks nothing like the Middle East other than the Iranian agents that are running through their plotting against America. Okay? These are Western countries with long traditions among their, at a people-to-people and cultural level and ties to the United States. So there's nothing like that. So I think people need to stop ascribing the apples and oranges here, the apples of the Middle East to the oranges of the Western Hemisphere. But do you... Number two, this is about the national interest of the United States. And what I'm confident of is we are in a safer and better place because we're taking it seriously. The alternative would have been to leave Maduro there as an indicted drug trafficker, illegitimate president, running the country, open invitation for all of our adversaries to do whatever they want against the United States from Venezuela. That was not going to continue. The alternative would have been to allow a drug trafficker to continue to use national territory and elements of nation-state power to further drug trafficking organizations. Read the indictment. This guy used the levers of their security apparatus
Not to arrest drug traffickers, but to cooperate and facilitate the trafficking of drugs for the purpose of getting them into the United States. And that's going to stop. वहाँ पे साथ में रोबियो कह रहे हैं कि अमेरिका वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, तो फिर उसने सवाल किया गया कि फिर आप उधर क्या करने गए हैं, तो कहता है कि वेनेजुएला के ऑयल इंडस्ट्री हमारे एरिया में है, हमारे रीजन में है, वहाँ पे चाइना किस हिसाब में आ रहा है, चाइना तो हमारे इस इलाके में है ही नहीं, तो चाइना किस हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल लेने आता है और रिफाइनरियाँ चला रहा है। तो इनसे कोई पूछे कि आप भी तो मिडिल ईस्ट में नहीं हो, आप किस हिसाब में मिडिल ईस्ट में दंडा नाते फिरते हो। अब यह है कि इन जो घटिया हरकत की है ना अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, वो ये की है कि न्यूयॉर्क में ओपन ट्रक के दरवाजे खोल के उसमें मजदूरों को बिठा के पूरे न्यूयॉर्क में घुमा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हमने उनको। तो क्या फ़र्क है आप में और चंगेज़ खान में और तैमूर लंग में। तैमूर लंग ने यही किया था ना कि जब उसने तुर्की के ऊपर हमला किया था ओटोमन अम्पायर के, तो तुर्की ओटोमन अम्पायर का खलीफा था बायजीद यल्दरम, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। तो जब तैमूर जीता जंग, तो बायजीद यल्दरम को वो टेंट उधर लगाया था, बड़ा टेंट, उसमें महल जैसा टेंट बना कर उसमें अपना दरबार लगाया तैमूर ने, और बायजीद यल्दरम को वहाँ जंजीरों से बांधा और उसकी बीवी बेटियों को और उसके हरम की सारी औरतों को नंगा करके पूरी रात उस खेमे में उनसे शराबें और पता नहीं क्या कुछ करते रहे। तो क्या फ़र्क है तुम में और उस जंगली चंगेज़ खान और तैमूर में। तुम भी वही हरकतें कर रहे हो, इससे घटिया क्या बात होगी। एक तो तुमने एक आदमी को अगवा किया है, उसके ऊपर न्यूयॉर्क में ड्रग्स का केस डाल रहे हो, उसके ऊपर एक केस ये डाला है कि मदुरो के पास AK-47 थी। वो भाई साहब मदुरो अपने घर में था, उसकी अपनी वेनेजुएला की लाइसेंस्ड AK-47 थी, उसका केस अमेरिका में कैसे बन सकता है भाई। इलेक्शन गलत थे, डिक्टेटर था, फलान था, ढुमकान था, यू हैव नो राइट। और फिर उठा के ले गए, और अब जो तुम इसको ट्रक में बिठा के पूरी तमाशा बना रहे हो, अभी खाली प्रेसिडेंट और उसकी बीवी को और दौलत को उठा के लेके गए हो, कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। वेनेजुएला का वही मदुरो का डिफेंस मिनिस्टर भी कह रहा है कि हम आखिर वक्त तक लड़ेंगे। पब्लिक सड़कों पे, इसने कहा पब्लिक जश्न मना रही है, इवन एलन मस्क ने कहा कि पब्लिक जश्न मना रही है। पब्लिक सड़कों पे अपने प्रेसिडेंट की सपोर्ट में निकली है पूरे वेनेजुएला में। इवन ओपोजिशन पार्टियां भी प्रोटेस्ट कर रही हैं कि हमारे प्रेसिडेंट को छोड़ो। वेनेजुएला में कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, और यह है कि अब ये धमकियां दे रहा है वाइस प्रेसिडेंट को, जो कि प्रेसिडेंट का ओथ लिया है कि तुम हमारी बात नहीं मान रही हो, हम तुम्हारा हशर मदुरो से भी ज्यादा बुरा करेंगे। बात क्या नहीं मान रही, यही कि हमें एक्सेस दो सारे ऑयल की जगहों पे, सारे मिनरल्स की तरफ हमारे को पूरे वेनेजुएला का इख्तियार दे दो। साफ अल्फाज में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कह रहा है कि हम पेट्रोल के मालिक हैं वेनेजुएला के, और हम बेचेंगे ये पेट्रोल। अजीज दोस्तों, हद से ज्यादा घटियापने पे आया हुआ है, और बाकियों को जो धमकियां दे रहा है, ईरान में कर रहा है, ठीक है, ईरान में भी हम अगेंस्ट हैं खामेनेई की गवर्नमेंट के, और अच्छा है अगर ईरान में तब्दीली आती है तो। जैसे तुमने इराक में तब्दीली लाई, क्या तब्दीली आई है, एक अच्छा खासा डेवलप्ड कंट्री था, उस रीजन में सऊदी अरब और इमारात तो बाद में डेवलप हुए हैं, इराक ईरान हद से ज्यादा डेवलप्ड कंट्री थे उस रीजन के। क्या हुआ, तुमने तबाह कर दिया। हम 70s में वहां रहते थे, अरबों में काफी यूनिटी थी। रोज सऊदी अरब में कभी जॉर्डन का किंग हुसैन आता था, कभी इजिप्ट का अनवर सादात आता था, कभी ये सब आपस में इतने अच्छे ताल्लुकात थे, सब
अमन था, कोई जंग वंग तो थी नहीं आपस में जो आज इराक तबाह, सीरिया तबाह, जॉर्डन तबाह, इधर आओ तो यमन, सोमालिया, लीबिया, सूडान, सब कुछ ही तबाह। इन किसी जगहों पे जंग नहीं होती थी। तो ये अमेरिका की पॉलिसीज हैं जिसने इस रीजन को तबाह किया है। अब खबरें आ रही हैं कि आयतुल्ला खामेनी है वो रशिया की तरफ भागने की तैयारी कर रहा है, मॉस्को की तरफ, अगर हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। तो हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, कंट्रोल में नहीं आ रहे। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।